हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। हिंदी की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। ये फ्रेंड सामान्य हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली, यदि सामान्य हिंदी उसमें आपको पूछा जाएगा तो क्लास आपको निश्चित तौर पर मदद पहुँचाएगी। इसलिए सभी साथी स्वयं जुड़ें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे। क्लास को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करें सभी साथी फटाफट। जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाइए। जैसे जैसे आप सभी लोग जुड़ रहे हैं फ्रेंड, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। चलिए 1 मिनट, फटाफट सभी लोग शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करिए कि भावी का जो है विलोम क्या होगा। जल्दी बताइएगा, भावी का विलोम क्या होगा। ए भविष्य, ए बी अतीत, सी वर्तमान और डी पूर्व। बताइए फ्रेंड कि भावी का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करिएगा कि भावी का विलोम क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। भावी का विलोम क्या होगा। आंसर कमेंट करें सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। चलिए, विकल्प नंबर सी, बी और सी कमेंट आ रहा है। जल्दी जल्दी करेंगे। भावी का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, भावी का। तो भावी का विलोम क्या होगा, आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करिएगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें, क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट आंसर कमेंट करिए। पहले सभी लोग जैसे जैसे जुड़ते हैं वीडियो को शेयर करते चलिएगा। सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे एक बार तुरंत। जी हाँ, विकल्प ए भी आ रहा है कमेंट, बी सी, लगभग चारों ऑप्शन कमेंट आ चुका है। तो चलिए, बी बी बहुत बढ़िया। देखिए, पूछा जा रहा है कि भावी, तो भावी मतलब क्या होता है, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो भविष्य की बात क्या होगी, तो भविष्य का मतलब होता है अतीत। अतीत मतलब क्या होता है, बीता हुआ पल। भावी मतलब आने वाला पल। इसको यदि हम डिस्क्राइब करें तो भावी मतलब होता है आने वाला कल और अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल। इसलिए इसका जो विलोम होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बात करेंगे। अरे वाह स्पेस, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो भैया अरे वाह आप सभी को पता है, अरे जो होता है इसके साथ हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार का एक विस्मय यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, इसलिए विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रकट किया जाएगा। विस्मय का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है। जी हाँ, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। जी हाँ फ्रेंड, पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है। नीति है, नास्ति है, पक्ष है या नास्तिक है। आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या है कि विशेषण शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। नीति है, नास्ति है, पक्ष है, नास्तिक है। तो देखिए, ना नीति है, न नास्ति है और ना ही पक्ष है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। यहाँ पर नास्तिक जो है वह आपका विशेषण शब्द है, बाकी सारे आपकी संज्ञा और सर्वनाम है। जी हाँ, संज्ञा ही है। विकल्प नंबर डी ऐसा विकल्प है जो आपका विशेषण है, बाकी सभी सारे आपके सर्वनाम है, इसलिए डी द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आंसर कमेंट करिए आप सभी लोग। संख्या काफ़ी कम फ्रेंड, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। सभी साथी अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देंगे क्योंकि संख्या आपकी काफ़ी कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। जी हाँ फ्रेंड, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आदि लोगों के मध्य स्थित हो, वैसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं या अंतरिक्ष कहते हैं या भूलोक कहते हैं, आकाश कहते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन फ्रेंड। आंसर कमेंट करके बताइएगा कि वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों लोगों के मध्य में स्थित हो, उसे हम किस प्रकार का या उसे हम क्या संज्ञा देते हैं। आंसर कमेंट करके बताया। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से।
चलिए बी आंसर प्रारंभ हो चुका है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष द राइट आंसर फ्रेंड। कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य इन सभी के जो मध्य स्थित लोक होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण का हमको चयन करना है। ब है, ज है, ह है या स है। आंसर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर अघोष वर्ण कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड, अघोष वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कि अघोष वर्ण कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कि एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा घोष होता है और चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वह अघोष होता है। जी हाँ फ्रेंड, पहला, दूसरा, तीसरा जो होता है वह सारा आपका क्या होता है, घोष या सघोष होता है, और चौथा और पांचवा जो होता है वह अघोष होता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि खूंटी शब्द का बहुवचन, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ या खूंटियों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए सभी साथियों के आंसर बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि खूंटी का विलोम पूछा, सॉरी बहुवचन पूछा जा रहा है। तो आई होप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ, आंसर कमेंट क्षेत्र में छाप दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। आंसर जो ही आया है वह बिल्कुल सही है। खूंटियाँ इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। खूंटी का विलोम खूंटियाँ होगा। जी हाँ, बस लिखने का तरीका आपको ध्यान देना है। यह आपका दो प्रकार से मदद करेगा फ्रेंड, यदि आप तसदत तसम या असुवर्तन या शुद्धि संबंधित में भी आपकी सहायता करेगा, इसलिए ध्यान से प्रत्येक शब्दों को आप देखेंगे। विकल्प नंबर सी सही जवाब है, और कमेंट करने वाले साथियों के भी जवाब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप किसी भी साथी का यह भी गलत नहीं हो जाए। सकर्मक क्रिया, जी हाँ फ्रेंड, सकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक, सकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती हैं। तो कर्म सहित जो होता है, जो कर्म सहित होता है उसे सकर्मक कहते हैं, जो कर्म सहित नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड, विकल्प नंबर डी यह कह रहा है कि मोर नाचता है, यह कर्म रहित है, यह कर्म रहित है, इसलिए अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। समर्थ, संतोष, संस्कृत और सज्जन। बताइए फ्रेंड, किस में सम उपसर्ग नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर कमेंट करेंगे। देखिए समर्थ की यदि बात करें फ्रेंड, सम धन अर्थ, सम धन तोष। यदि तीसरा कमेंट फ्रेंड संस्कृत, संस्कृत को आप पता है, सम धन कृत, और सज्जन में सत धन जन होता है। जी हाँ, सज्जन में जो उपसर्ग लगा फ्रेंड वह सत धन जन है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत धन जन, सत धन जन इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। सज्जन, सज्जन में सत धन जन होगा, सत उपसर्ग लगा हुआ है। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या कर्म है। यहाँ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जी हाँ, अगले साल आएगा। आंसर कमेंट करिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए सी। क्या फ्रेंड, बहुत बढ़िया, सी वाले साथियों के जवाब सही हैं। उपयुक्त जो आपका हमारा शब्द वाक्य है इसमें अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका जवाब सही है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में फ्रेंड अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। अधिकरण कारक का चिन्ह कमेंट करेंगे। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, कमेंट के माध्यम से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ कि अधिकरण के लिए कौन सा पहचान है, कौन सी चिन्ह है। इसलिए आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। वन मानुष में कौन सा समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुब्री है या द्विगु है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन फ्रेंड, आंसर कमेंट करिएगा। वन मानुष में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, समास के लिए फ्रेंड जल्दी से, यदि आप इसको तोड़ देंगे पद को सामासिक पदों में तोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए वन मानुष में
कौन सा समास है? वन मानुष में कौन सा समास फ्रेंड प्रयुक्त हुआ है? वन मानुष में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? आंसर कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, द्विगुणी है। तो देखिए यदि इसको तोड़ेंगे फ्रेंड तो आपको पता चल जाएगा कि तो वन मानुष जो है आपका वन वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष या वन को निवास करने वाला मानुष अर्थात वन मानुष, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है प्रयुक्त, देखिए प्रयुक्त पंक्ति में जो है आपका रस बताना है। तो आपका जो पंक्ति है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? करुण है, रौद्र है, श्रृंगार है या वियोग है? आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड। हे खग मृग मधुकर नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा आपका रस है? आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा, बताइए क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? हे खग मृग मधुकर नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, चलिए बहुत बढ़िया, करुण रस इज द राइट आंसर। करुण रस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हे खग मृग मधुकर नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें जो रस प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड वह आपका है, जी हाँ देखिए करुण रस। काफ़ी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि करुण रस इसका जवाब नहीं है। देखिए यहाँ पर है तो करुण रस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है। करुण रस वाले जवाब गलत हैं, वियोग रस यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, वियोग श्रृंगार, इसलिए विकल्प नंबर 20 का जवाब सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव और तत्सम का सही जोड़ा नहीं है? दही दधी, नजर आँख, ऊट उष्ट, श्रृंगार श्रृंगार, कौन सा सही जोड़ा नहीं है? बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब सही होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। दही दधी बिल्कुल सही जोड़ा है, ऊट उष्ट बिल्कुल सही जोड़ा है, श्रृंगार श्रृंगार बहुत सिंपल जोड़ा है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, यह जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। स्त्री पुरुष, जी हाँ पुरुष और स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा होता है पति पत्नी, युग युगल, दंपत्ति। आंसर कमेंट करके बताइए, यह जवाब तो बिल्कुल सही होना चाहिए सभी साथियों का कि पुरुष और स्त्री के जोड़े को आप क्या कहते हैं? पति पत्नी कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं, युग्म कहते हैं, युगल कहते हैं? आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दाम्पत्य कहा जाता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। विकल्प नंबर डी जवाब सही है, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, जी हाँ फ्रेंड, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर कौन सी चौपाई है? जी हाँ कौन सा अलंकार है प्रयुक्त चौपाई में? यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड कि बिना अकारण कारक का होना पाया जा रहा है। जिस वाक्य में अकारण कारक का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कह रहे हैं कि बिनु पद चले, यहाँ पर बिना पैर के चलने की बात कर रहे हैं। सुने बिनु काना मतलब बिना कान के सुनने की बात कर रहे हैं। कर बिनु करे कर्म करे विधि नाना मतलब बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कार्य करने की बात कर रहे हैं, अर्थात बिना किसी कारण के कार्य होने की संभावना बताई जा रही है। तो इस स्थिति में विभावना अलंकार प्रयुक्त होता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। बी द राइट आंसर, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। श वर्ण का श वर्ण किस स्वर के अंतर्गत आती है? श वर्ण किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। छ जो ध्वनि है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आप सभी को पता है कि क प्लस श से मिलकर बना है छ, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, संयुक्त वर्ण कहा जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, सी द राइट आंसर। आगे सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? आंसर कमेंट करके बताएंगे। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया है। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। डी वाले साथियों के जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, भली भांति में
किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? भली भांति किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? आंसर कमेंट को बताइए। भली भांति किस प्रकार के क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है भली भांति में? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कौन से क्रिया विशेषण का रूप है आपका भली भांति। फटाफट बताया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर कमेंट करिए। ना तो यह स्थानवाचक है, ना तो यह कालवाचक है, ना तो यह परिणामवाचक है, यह है फ्रेंड रीतिवाचक। विकल्प नंबर ए जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न तो स्थान की बात हुई, न तो काल की बात हुई, न तो परिणाम की बात हुई है, इसीलिए फ्रेंड रीतिवाचक जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भली भांति में जो क्रिया विशेषण है फ्रेंड वह रीतिवाचक है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। उंगली उठाना कहावत का सही अर्थ क्या होगा? क्षमा मांगना, अपने महत्व को व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना। चार विकल्प आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। उंगली उठाना कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा मुहावरा है, इसका अर्थ आई होप आप सभी लोग को पता ही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही प्रचलित मुहावरा है। प्रचलित मुहावरा कहने का मतलब फ्रेंड, जब हम किसी कि दोस्त की तरफ संकेत करते हैं तो हम उसकी तरफ उंगली उठाते हैं, चाहे वह दोषी हो या न हो। यदि हम उसके दोस्त को लेकर संकेत करते हैं तो हम उसको उंगली उठा रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो कह रहे हैं द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक नहीं आता? द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक नहीं आता? यह फ्रेंड बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है 2019 के टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइएगा कौन सा एक द्विज का अर्थ नहीं होता है? बाकी तीन है, ब्रह्मांड भी है, पक्षी भी है, दात है और विदेह है। एक नहीं है, उसी को आपको बताना है। आंसर कमेंट करिए कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, देखिए ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। ये तीनों द्विज का अर्थ होता है। जो नहीं होता फ्रेंड होता है विदेह। विदेह जो आपका वह द्विज का अर्थ नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। डी कमेंट करने वाले साथियों के जवाब सही हैं। काफ़ी लोगों ने विकल्प नंबर डी को कमेंट किया है, आप सभी साथियों के जवाब सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है? योग, दीक्षा, हित, हाथ बटाना या सहयोग? आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। कौन सा योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है? तो योग, दीक्षा समानार्थी है, हाथ बटाना समानार्थी है और सहयोग देना यह भी समानार्थी है। जो नहीं है फ्रेंड वह हित योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का, किस क्रमांक में कहने कौन सा विकल्प जो है उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? जी हाँ फ्रेंड, कौन सा विकल्प उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? मैं, उन्हें, हमको, मुझे। इसमें से कौन सा विकल्प उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं, हमको, मुझे, ये सारे उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। उन्हें आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है फ्रेंड, इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उन्हें जो है फ्रेंड वह उन्हें यह आपके उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों हम, हमको, मुझे, ये सारे आपके उत्तम पुरुष के उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेताजी या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निमंत्रण किया है, वाक्य में त्रुटियों को सुधारना है फ्रेंड। आंसर कमेंट करिएगा, चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा। या क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियों को सुधारना है। चार विकल्प आपके सामने, फटाफट आंसर कमेंट करिए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज पर निर्भर किया, नेताजी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ध्यान से आप देखेंगे प्रश्न को तो आसानी से आपके आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ, आगे फ्रेंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। विकल्प नंबर
ए है रोला, बी है चौपाई, सी है सोठा और डी है बैरवे। तो बताना फ्रेंड कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है, आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे कि दोहे का, बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है सभी साथियों का। जी हाँ, सी द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। मैंने आपको बताया था कि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और जस्ट इसका उल्टा होता है सोठा, जहां प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं और 24 पर यति होता है। इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर कि दोहे का उल्टा सोठा होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, प्रत्युत कार में कौन सी संधि है। प्रत्युत कार में कौन सी संधि है, क्या व्यंजन है, क्या विसर्ग है, क्या गुण है या यण है, आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहचानने का तरीका बड़ा सा सिंपल है, इसमें एक आधा त है, इसका मतलब यण संधि है। जहां पर आधा त या आधा वर्ड होता है वहां पर यण संधि होता है। खासकर एग्जाम्पल में आपके सही होंगे, खासकर एग्जाम्पल में जहां पर ये आधा कोई भी वर्ड आपको दिखता है, आप यण संधि को टिक करिएगा, 90% केस में आपके जवाब सही होंगे। एक आध कंडीशन में गलत हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। यण संधि का क्या होता है, इको यड़ची, यदि इसको आप तोड़ेंगे तो प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार से मिलकर बना है प्रत्युत्कार, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ई का यह हो जा रहा है, ई का यह हो जा रहा है, इसलिए विकल्प नंबर इसका बहुत सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। जी हाँ फ्रेंड, काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। कथा सम्मान, साहित्य अकादमी, राजभाषा या शरद जोशी, आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा कि काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर डी के लिए विकल्प नंबर 25 के लिए विकल्प नंबर डी आंसर आ रहा है। और भी सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प क्या है। एक साथी ने आंसर कमेंट किया विकल्प नंबर डी, तो विकल्प नंबर डी नहीं मिला था फ्रेंड, इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया था, इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी। जी हाँ फ्रेंड, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, काफी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसके आंसर मैं सभी साथियों को सही चाहूंगा कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी, आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड फ्रेंड जो भी पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, विकल्प के माध्यम से इसका भी आंसर कमेंट करेंगे, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। आगे बात करेंगे, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ, लिखाई आई, लड़ाई आई बना हुआ, चलनी में अनि है, यही जवाब सही हो जाएगा। चढ़ाई में भी आएगा, लिखाई में भी आई आएगा, लड़ाई में भी आई आएगा, चलनी में अनि आएगा, इसलिए हमारा जवाब विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, महावीर प्रसाद द्विवेदी द राइट आंसर। आगे बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 की, घनश्याम का अर्थ होता है, घनश्याम का अर्थ होता है, एक घनश्याम का अर्थ होता है काला बादल और इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। घनश्याम का एक अर्थ होता है काला बादल और एक दूसरा अर्थ होता है कृष्ण, कृष्ण को घनश्याम की संज्ञा देते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 30 प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में काल पहचानना है। जी हाँ, दुनिया को नई राह दिखाता है, ये सामान्य भविष्य, अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान या पूर्ण वर्तमान, आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, जल्दी से फटाफट बताइएगा कि दुनिया को सामान्य राह दिखाता है, लास्ट में देखिए ता है आया है, ता है आया है, अंग्रेजी से भी आप इसको पहचान सकते हैं, सामान्य वर्तमान होगा, विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे अपने सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि जहर का घूंट पीना, जी हाँ, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असह्य स्थिति को सह लेना या कठिन काम करना। या फ्रेंड, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जी हाँ, जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। जी हाँ, आंसर आना प्रारंभ सी विकल्प आ गया है, ये भी कमेंट करना है साथी, और भी सभी लोग आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। चलिए, विकल्प नंबर सी वाले साथियों की संख्या बढ़ती हुई, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है, असह्य स्थिति को सह लेना मतलब जहर का घूंट पीकर रह जाना, इसलिए विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्कोर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।